हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नवोदय पॉइंट। वीडियो में हम जो मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लेते हैं परसेंटेज। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर एक्स इज इंक्रीज बाय y%, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको जब निकालना होता है तो हम जब इंक्रीज होता है तो 100 + y डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिक्रीज होता है तो प्लस की जगह पर हमारा इस प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है। दूसरा फार्मूला है इफ़ x इज a% मोर देन y देन y इज लेस देन। पूछता है कि कोई जैसे x है वो a% ज़्यादा है y से, तो वो y से कितना परसेंट कम है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि a% ज़्यादा है, जो a वाली वैल्यू रहती है उसको ऊपर लिखते हैं। हमको क्या करना है, पूछा है कितना कम है, तो कम करने के लिए हम नीचे वैल्यू को जैसे हम डिवाइड करते हैं, जब नीचे का वैल्यू हमारा ज़्यादा रहता है तो मान जो है वो कम आता है। जब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो मान ज़्यादा आता है। इस वजह से अगर लेस पूछे तो हमें यहाँ पे हमें प्लस करके लिख देना है 100 + a इंटू 100, तो हमारा परसेंट निकल जाएगा कितना परसेंट ज़्यादा है। अब आगे के क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछ रहा है अगर a जो है x जो है वो y से a% लेस है तो कितना y से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा करना है तो हमें a ऊपर न्यूमरेटर में a लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100 माइनस a करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये इससे कितना ज़्यादा है। अब दो वैल्यू दी है, तीसरा फार्मूला है कि दो वैल्यू दी है x और y दोनों में, या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है x वैल्यू बढ़ाई जा रही है, y वैल्यू भी बढ़ाई जा रही है, या फिर x को घटाया जा रहा है y को बढ़ाया जा रहा है, तो पूछा जाता है कि जो नेट इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है x + y + x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। और x और y का जो वैल्यू होगा वो अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर घट रहा है तो हम निगेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में जो सीपी होता है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एसपी को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एमपी को मार्केट प्राइस कहते हैं, और पी से प्रॉफिट होता है, एल से लॉस, डी से डिस्काउंट। ये इतने सारी टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज किए जाते हैं। जो अगर प्रॉफिट परसेंटेज और जो लॉस परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा सीपी का यूज करते हैं कि कोई प्राइस इतने रुपए में ख़रीदी गई और इतने रुपए में बेच दी गई। तो हमेशा जो पहला वाला वैल्यू होता है जो सीपी पे ही ये चीज़ें कैलकुलेट होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो ऊपर प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, डिवाइडेड बाई सीपी करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट पता चल जाएगा। लेकिन जब हम कोई सामान मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो जो हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उसका जो एमआरपी लिखा रहता है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, और मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दी जाती है। जैसे मॉल वगैरह में सामान ख़रीदने गए तो डिस्काउंट को जो हम काउंट करेंगे वो हमेशा मार्केट प्राइस पे काउंट करेंगे। तो जब भी हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो ऊपर डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो होती है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। जब सीपी की वैल्यू एसपी से कम होती है, या फिर हम कह लें एसपी की वैल्यू ज़्यादा होती है और सीपी की वैल्यू कम होती है, तो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन लॉस के केस में यही चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। लॉस हमारा कब होता है, जब कोई सामान ख़रीदते हैं, जब सीपी जो है उसकी वैल्यू एसपी से ज़्यादा हो जाती है तो लॉस होता है। डिस्काउंट निकालने के लिए हम मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जिस चीज़ पे हम वस्तु को बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो कम ही रखते हैं। इसी वजह से डिस्काउंट जब भी निकालते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जो सीपी और एमपी का रिलेशन दर्शाता है। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो है वो सीपी और एमपी का रेशियो बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डायरेक्ट यूज ही हम लोग जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके हम निकालते हैं।
अब क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि सेलिंग प्राइस, दो प्रोडक्ट लिया गया, ख़रीदा गया या बेचा गया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो और किसी एक वस्तु को प्रॉफिट पे बेची जा रही है, किसी दूसरे वस्तु को लॉस पे बेची जा रही है, या फिर दोनों को प्रॉफिट में बेची जा रही है, या दोनों को लॉस पे बेची जा रही है। इससे रिलेटेड एक फार्मूला बनता है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और नेट परसेंट पूछे कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला जो है बहुत ही मायने रखता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो 100, प्रॉफिट को हमेशा प्लस लिखते हैं और जो लॉस होता है उसको माइनस में, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 प्लस पी माइनस एल, 100 का p माइनस एल में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2pl डिवाइडेड बाई 200 प्लस p माइनस एल। ये एक वस्तु जो है वो p% प्रॉफिट पे बेची जा रही है, दूसरे जो वस्तु है वो l% लॉस पे बेची जा रही है, तब यह फार्मूला है। अगर दोनों वस्तु को प्रॉफिट में ही बेचा जा रहा है, एक को p% प्रॉफिट पे, दूसरे को p2% प्रॉफिट पे, तब का फार्मूला हो जाएगा 100 ब्रैकेट में p1 प्लस p2, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर प्लस p1 p2 डिवाइडेड बाई 200 प्लस p1 प्लस p2। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है। और जब कभी भी वैल्यू जो दी हो कि सेम वैल्यू ऑफ, कभी ऐसा होता है कि दो सामान जो है वो सेम प्राइस पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो उनका जो वैल्यू है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट, दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे कोई सामान सेम वैल्यू पे बेची जा रही है, लेकिन उसको एक पे 21% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 21% लाभ पे बेचा गया, तो इस केस में हमेशा जो होता है वो लॉस ही होता है। और उसको लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पी और एल की वैल्यू हम मान लेते हैं कि पी और एल जो है वो एक्स है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो x² डिवाइडेड बाई 100 ये कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा इतना % का लॉस हुआ है। अब जो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब CP सेम हो, जब CP सेम होता है किसी भी चीज़ का, एक प्रोडक्ट को हम क्या करें, दो प्रोडक्ट खरीदे, एक जिसका जो सेलिंग प्राइस है वो अलग अलग है, लेकिन जो CP है जिनको हम ख़रीदे हैं, कॉस्ट प्राइस अगर सेम होता है, उस टाइम में पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा, तो जो प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू दी रहती है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। अगर लॉस परसेंट, दोनों पे लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट जो आएगा वो हमारा आएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, दोनों का क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है या नेट लॉस क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग पता करते हैं। अब तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो क्वांटिटी पे भी यहाँ पे होता है, सॉरी ये टी पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, क्वांटिटी और प्राइस में। जैसे कोई सामान है वो 10 खरीदी गई है 8 रुपये में और बेची जा रही है 6 बेची जा रही है 8 रुपये में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स क्वांटिटी जो है वो खरीदी गई है A रुपये में और जो वाई क्वांटिटी बेची जा रही है B रुपये में। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, XB माइनस AY डिवाइडेड बाई AY। जो लास्ट वाला जो नीचे वाला लाइन है ना, AY जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आता है वो निकल जाता है कि नेट अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देगा। अगर वैल्यू निगेटिव आएगा तो वो जो होगा हमारा निगेटिव % यानी कि लॉस को बताएगा। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इस पर क्या होता है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेसिस होते हैं या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करके क्वेश्चन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो टाइम को हम T से दर्शा रहे हैं, S से स्पीड को, D से डिस्टेंस को, तो STD तीनों में एक रिलेशन होता है। जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और यहाँ भी कह लें डिस्टेंस जो होता है वो टाइम और स्पीड का मल्टीपल होता है। जो हमारा डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम और स्पीड के। और अगर हम स्पीड और टाइम का रेशियो देखें तो स्पीड जो है और जो हमारा टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर
ज़्यादा कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हम ये एक फार्मूला इसमें यूज हो जाता है कि अगर डिस्टेंस समान है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो जो है कितना टाइम लगेगा इतनी दूरी चलने में। तो इसमें क्या होता है कि S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, यानी कि जो स्पीड होता है वो टाइम होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 होता है। अब हम ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, और कोई मैन हो या फिर कोई खंबा हो, कोई चीज़ हो जो स्टेशनरी है, यानी कि ये चीज़ जो है मूव नहीं करी, ये यहीं पे ठहरी हुई है। तो ट्रेन को इस मैन को या इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं कि टाइम बराबर जो होगा, क्योंकि उसको क्रॉस करने में ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है, तो इसलिए लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे ये जो मैन है वो कांस्टेंट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वैल्यू होती है वो मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। जब भी हमको छोटे वैल्यू से ज़्यादा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से हम 18, इसीलिए हम 18/5, ये जो है ज़्यादा वैल्यू है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यही अगर किलोमीटर पर आवर में दी है और हमको मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना है, तो हम 5/18 यानी कि छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें छोटे में कन्वर्ट करना है। इससे आप लर्न कर सकते हैं कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से मल्टीप्लाई करें। तो याद रख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी बड़ी वैल्यू। जब किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात देख करते हैं कि एक ट्रेन है जो चल रही है जिसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, और जो मैन है वो भी ट्रेन के अपोजिट दिशा में जो है वो मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। जब कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड जो है y मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो टाइम होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनके जो इनकी स्पीड है उनका सम हो जाता है, x + y हो जाएगा। अभी सेम इसी केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी, जब सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेन ली है। वहाँ पे अगर ह्यूमन है कोई, अगर कोई मैन जो दौड़ रहा है, अगर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो सम हो जाएगा। अगर डायरेक्शन जो है वो सेम होगी तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रेन ली है जिसकी लंबाई, ट्रेन ले लेते हैं जिसकी लंबाई जो है वो x मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है y मीटर, जिसका स्पीड जो है y मीटर पर सेकेंड है। अब जब टाइम जो क्रॉस करने में लेगा वो दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस है उसका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे। दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर यही जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो जो हमारा जो स्पीड है वो सम हो जाएगा। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, किसी पटरी या किसी पुल या फिर प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो ट्रेन की लंबाई होती है L1 प्लस जो पुल की लंबाई होगी P2 डिवाइडेड बाई जो ट्रेन की स्पीड होगी उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा टाइम जो है वो पता चल जाता है। ये जो है ये फार्मूला हमारा जब किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करेगी उस केस में है। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि कोई एक ट्रेन है जो A पॉइंट से A और B पॉइंट पे है, 2 ट्रेनें हैं, ठीक। एक ट्रेन जो है वो A पॉइंट पे है, दूसरी ट्रेन जो है B पॉइंट पे है, और A जो है वो x मीटर पर सेकेंड, A प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन है वो s मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है। जो B पे जो ट्रेन खड़ा है वो हमारा s2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि उन दोनों के द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी होगी। तो इनके द्वारा जो चला गया जो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं s1, और यहाँ पे कितनी दूरी तक चली है, ठीक है, s1 × T1 + s2
मल्टीप्लाई बाई T2, इससे हम निकाल देते हैं। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि उनका मिलने का समय क्या होगा, तो मिलने का समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना टाइम दोनों चले हैं दोनों का अंडर रूट कर देते हैं, तो हमें मीटिंग टाइम पता चल जाता है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर स्पीड दोनों का दिया हो, एक का टाइम दिया हो दूसरे का टाइम नहीं दिया रहता है, तो उस केस में इस फार्मूला का यूज होता है, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई T1। अब एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आता है कि कोई चोर है, पुलिस है, दोनों को दौड़ाए, पुलिस जो है वो चोर को दौड़ा रही है किसी टाइम बाद, तो पुलिस और चोर की दूरी जो होती है एक सर्टेन दूरी होती है कि इतने दूर पे वो खड़ा है। और लेकिन इस केस में क्या हम मान के चलते हैं, जो पुलिस की स्पीड होती है वो हमेशा और हमेशा ज़्यादा होती है इस चोर की स्पीड से, तभी उसको पकड़ पाएगी वो, अगर कम होगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे मान के चलते हैं, क्योंकि चोर को पकड़ना है तो कितना टाइम लगेगा, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है, और जो हमारा दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड का माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा। अब बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन देखते हैं। बोट और स्ट्रीम में हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो बोट है उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, और जो हमारी धारा है, जो पानी का जो फ्लो है, उसकी स्पीड हम y मीटर पर सेकेंड मान ले रहे हैं। तो जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारी जो नाव होती है, जो हमारा बोट है और जो स्ट्रीम है, उसके बीच में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से इसकी स्पीड जो होती है अप स्ट्रीम में घट जाती है, तो स्पीड घट के कितनी हो जाती है, x माइनस वाई। जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, जैसे उसी जिस दिशा में हमारा पानी बह रहा है उसी दिशा में हम अगर अपना बोट लेकर जाते हैं, उस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डाउन स्ट्रीम को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो u दी है, डाउन स्ट्रीम में d दी है, तो जो नाव की स्पीड होगी वो क्या होगी। तो नाव की जब भी बोट की स्पीड पूछे तो दोनों का सम करके आधा कर लेते हैं, और जब भी स्ट्रीम की स्पीड पूछे तो दोनों को हम डिफरेंस निकालते हैं और आधा कर देते हैं। और एक रिलेशन है, वो हमारा जो बोट की स्पीड है और बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम है या फिर जो करेंट है, धारा की जो स्पीड है, उसका रेशियो जो होता है वो डाउन स्ट्रीम पर प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और, जो इसमें भी हमको ये फॉलो करना होता है कि अगर स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो टाइम, अगर इसकी बात करेंगे हम, इस वाले में टाइम जो होगा वो कम लेगा, टाइम क्या होगा, कम होता है। जैसे इसकी स्पीड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, t डिवाइडेड बाई टी वाई और इसका टी एक्स, क्योंकि जो स्पीड होता है ये x और y स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो लिया गया टाइम होगा वो इनका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन में डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीन प्रपोर्शन निकालने का फार्मूला होता है हमारा रूट AB। थर्ड प्रपोर्शन जब भी निकालना होगा, थर्ड प्रपोर्शन कोई प्रपोर्शन होगा जो कि C की वैल्यू बताएगा, तो जो C की वैल्यू होती है वो B² डिवाइडेड बाई 2 होती है। अब जब फोर्थ प्रपोर्शन हमें निकालना होता है, फोर्थ प्रपोर्शनल को हम D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो D जो होता है वो हमारा BC डिवाइडेड बाई A होता है। जैसे फोर्थ प्रपोर्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, A:B रेशियो C:D। ठीक, A फिर से मैं लिख रही हूँ, जो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, A:B, B उसके बाद C:D, जिसमें जो लास्ट वाले होते हैं A और D का मल्टीपल हमेशा इक्वल होता है B और C से। इसी फार्मूले से यूज करते हैं हम लोग D की वैल्यू, जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। और एक क्वेश्चन आता है A डिवाइडेड बाई A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो जो A प्लस B डिवाइडेड बाई A माइनस B की जो वैल्यू होगी वो C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D के इक्वल होती है। अगर कोई चीज़ रेशियो में दिया हुआ है
A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, तो A प्लस सी प्लस ई यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका सम रेशियो जो डिनोमिनेटर है यानी B प्लस D प्लस F का सम का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा। अगर कोई वैल्यू देता है कि A B C D रेशियो में है तो उसमें क्या ऐड किया जाए या क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि रेशियो जो है वो समान रहे, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो A और D का मल्टीपल करते हैं माइनस B और C का मल्टीपल करते हैं, डिवाइड कर देते हैं A प्लस D के सम से माइनस B प्लस C के सम से। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका माइनस लेते हैं, फिर प्लस करते हैं और उसका माइनस लेते हैं, तो हमारा वो वैल्यू पता चल जाता है जिसका हम उसमें उतना वैल्यू जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो उसका रेशियो समान रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। जो टाइम होता है, जैसे किसी काम को करने में अगर हम 4 आदमी हैं, M जो है यहाँ पे मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D जो है डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, H जो है आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो MDH से आप याद कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। और दूसरा फार्मूला है, अगर कोई एक पार्टिकुलर वर्क दिया गया है कि इतने दीवार को बनाना है या इतने गड्ढे को खोदना है, मतलब कोई एक पार्टिकुलर वर्क यहाँ पे W जो है टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके केस में जो फार्मूला होता है वो MDH डिवाइडेड बाई टोटल वर्क जो W1 द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बराबर होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई WT। और एक और चीज़ होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो काम होता है वो हमारा टोटल वर्क जो होता है वो टाइम और इफ़िशियंसी का मल्टीपल होता है। अगर हमारी इफ़िशियंसी जैसे नहीं क्षमता, अगर हमारी काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो हम कम टाइम लेंगे, अगर हमारी काम करने की क्षमता कम है तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे। इसी वजह से इफ़िशियंसी जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है और इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज किया जाता है। T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1, यानी कि T1 T2 का रेशियो जो होगा वो E2 E1 के रेशियो के बराबर होगा। इसके का क्वेश्चन आते हैं कि A जो है B किसी काम को X और Y दिन में कर रहे हैं, तो दोनों साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं X मल्टीप्लाई Y डिवाइडेड बाई X प्लस वाई डे। अगर 3 लोग हैं तो यहाँ पे XYZ हो जाता है और तीनों का सम XY प्लस YZ प्लस ZX। और जो हमारा जो हमें जो वेतन मिलता है, जो वेजेज मिलता है, वो हमारे इफ़िशियंसी के बेस पे मिलता है कि हम कितना काम करें, टाइम के बिहाफ पे कभी नहीं मिलता है। तो वेज जो होगा, जितना यूनिट काम करेंगे उस यूनिट उसी प्रपोर्शन में उसी रेशियो में हमें वेज मिलेगा। अब SI/CI चैप्टर है, इसके फार्मूले की रिवीजन कर सकते हैं। जो SI होता है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। SI जो होता है वो हर साल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए SI की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। वो पहले साल जो SI है वही SI दूसरे साल होगा और वही SI तीसरे साल से, हर साल जो है SI की जो वैल्यू होती है जिसको सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। SI को निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हैं PRT डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है जिसको मूलधन कहते हैं, R जो है रेट है और T जो है कितना टाइम लिया जा रहा है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा SI निकल जाता है। अब हम अमाउंट की बात करें, अगर हमको अमाउंट निकालना हो कि इतने साल बाद कितना हमको पैसा मिलेगा, तो अमाउंट निकालने का फार्मूला है P प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस IT डिवाइड बाई 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें डायरेक्ट R और T की वैल्यू दी रहती है, P की वैल्यू दी रहती है, हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि अमाउंट कितना होगा। तो आपको पहले SI निकालने की ज़रूरत नहीं कि आप SI निकाल लो फिर आप उसको अपना जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड करो, इतना नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है P ब्रैकेट में 1 प्लस IT डिवाइडेड बाई 100, इससे हमारा अमाउंट जो है डायरेक्ट निकल जाएगा। अमाउंट का ये भी फार्मूला है SI प्लस प्रिंसिपल, इसी फार्मूले का ये फार्मूला वर्जन है जिसका यूज हम लोग जनरली अमाउंट निकालने के लिए करते हैं। अब SI की बात करें, SI में क्या होता है कि जो हमारी जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। हमें पहले साल जो इंटरेस्ट मिला उस पे तो इंटरेस्ट मिलता है और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। ये जो होता है एक सर्कल के रूप में काम करता है, इसी वजह से इसका नाम CI पड़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हर साल बढ़ता रहता है, ये चक्रीय होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। इसके लिए जो फार्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस
डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 100 के पावर t-1, यानी कि जो हमारा और अमाउंट हमें निकालना होगा तो p1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 के पावर t, यानी हर साल जितना वैल्यू आ रहा उसका हम अगर 2 साल की वैल्यू आएगी तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3 साल की वैल्यू होएगी तो 3 हो जाएगी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो रेशियो मेथड होता है उसका भी यूज करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, SI और CI का डिफरेंस दे दिया रहता है, या फिर डिफरेंस दे दिया रहेगा, हमसे रेट पूछ लेगा, या फिर हमसे डिफरेंस पूछ लेगा, वो प्रिंसिपल दे देगा और रेट दे देगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है कि जो SI और CI का 2 साल का डिफरेंस होता है वो PR² डिवाइडेड बाई 100² इसके बराबर होता है। और जब यही डिफरेंस जो होता है वो 3 साल के लिए हमें निकालना होता है, तो 3 साल का फार्मूला हो जाता है PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ये 3 साल के लिए फार्मूला है। अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन में जैसे कितने 2 अलजेब्रिक इक्वेशन दे दिए रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z। तो अगर हमारा जो a1 की वैल्यू a1 डिवाइडेड बाई a2, यानी a1 और a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं रहता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन इसके फॉलो होंगे, और जो लाइन होगा वो कंसिस्टेंट इंटरसेक्शन लाइन होगा। कंसिस्टेंट वो लाइन जो होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है और b1 b2 का रेशियो c1 c2 के रेशियो के बराबर है, यानी a b c तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसमें हमारे क्या होता है, इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे और वो एक दूसरे को कंसिस्टेंट कॉन्साइड लाइंस एक लाइन बनाएंगे। तीसरा फार्मूला है, अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी सलूशन नहीं होगा और जो लाइन होंगे वो पैरेलल लाइन होंगे। कभी कभी स्लोप निकालने के लिए आता है, 2 वैल्यू दे दिया होता है, x1 y2 कोऑर्डिनेट और y2 y1 कोऑर्डिनेट दे दिया रहता है, स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। और कभी एरिया 3 पॉइंट दे दिए हैं हमारे ज्योमेट्री पे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमें एरिया निकालने के लिए पूछ देता है। तो एरिया जो है इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल ही बनेंगे, तो ट्रायंगल के एरिया पूछता है, तो उसके केस में जो फार्मूला होता है वो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, और इसका मॉड ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो इसको हम पॉजिटिव निकालेंगे, क्योंकि एरिया जो होता है कभी नेगेटिव नहीं आता है, इस वजह से इसका मॉड ले लेते हैं जिससे जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर 3 स्लोप की वैल्यू दी है और हम जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, तो ये क्या है, ये एक लाइन का केस बनेगा, यानी कि जो 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो एक लाइन फॉर्म होंगे। अब एलिमेंट्री अलजेब्रा की बात करते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो फार्मूला बेस होता है, और फार्मूला इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो जहाँ प्लस ए बी आ रहा था वहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर आता रहता है। और ये भी a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब में क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो हमें ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो भी निकल जाएगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो भी निकल जाएगा। एक तीसरा फार्मूला है, इसके 3 फार्मूले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसी फार्मूले से एक ये फार्मूला बना है हमारे क्यूबिक फॉर्म में। क्यूबिक फॉर्म में फार्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एक इसका दूसरा फार्मूला है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का सी डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab में क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल हो रहा है दोनों फार्मूले में। तो कभी कभी आता है क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3ab, या फिर हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। कब होगा ये, जब ए बी सी की वैल्यू 0 होगी। अब कुछ अलजेब्रा के डायरेक्ट ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x प्लस 1/x का मान a दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया है और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। अगर x प्लस 1/x जो है वो a के इक्वल दिया है और हमें इसका निगेटिव निकालना है, यानी x माइनस 1/x निकालना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस 4। x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया है और इसका क्यूबिक निकालना है, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी a क्यूब माइनस 3a। और यहाँ पे दिया है हमारा x माइनस 1/x बराबर a दिया है और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसका वैल्यू आएगा a का क्यूब प्लस 3a। और ये क्वेश्चन आता है 5 के टर्म में कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से और x माइनस 1/x को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू आ जाता है। अगर कभी x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी है और हमसे पूछे तो उस केस में क्या होता है, x के पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है 2D 2 ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं उससे रिलेटेड देखते हैं। पहला है हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसको हम बोलते हैं समकोण। इसमें क्या होता है, जो तीनों साइड होते हैं, जो तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका जो एरिया होता है वो √3/4a² होता है। इसकी हाइट होती है √3/2a। पेरीमीटर इसका 3a हो जाता है। अब आइसोसेल ट्रायंगल की बात करें जिसको हम समद्विबाहु ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें 2 साइड जो है वो बराबर होती हैं। इसका एरिया होता है b/4 √4a² माइनस b²। इसकी हाइट निकालनी होती है तो हाइट जो होता है 1/2 √4a² माइनस b²। और इसका पेरीमीटर हो जाता है हमारा 2a + b। आइसोस्केल हो गया। अब स्केलाइन ट्रायंगल की बात करते हैं जिसको हम विषम बाहु बोलते हैं। इसमें जो तीनों साइड होते हैं वो बराबर नहीं होती है। तो पहले क्या करते हैं, हम तीनों साइड में जो s की वैल्यू निकालते हैं। s की जो वैल्यू होती है वो तीनों साइड का सम करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें s की वैल्यू मिल जाती है। तो इसका एरिया हो जाता है s ब्रैकेट में s-1, फिर ब्रैकेट में s-b s-c।
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट, तो इससे हमारा एरिया निकल जाता है। इसकी पेरीमीटर की बात करें तो तीनों साइड है ए बी सी, इन तीनों का सम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका जो एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। और साइड की बात करें तो पेरीमीटर की बात करें तो पी बी और एच, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, इन तीनों का सम कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में जो होता है वो इसकी लेंथ होती है एल, इसका जो चौड़ाई होता है विड्थ होती है बी, तो एरिया जो होता है वो एल इंटू बी हो जाता है। पेरीमीटर जो होता है ट्वाइस ब्रैकेट में बी प्लस एच होता है। अगर हमको रेक्टेंगल की एरिया दी एक लेंथ और ब्रेड्थ दी है ये, और उसके किनारे किनारे रास्ता बनाना है और उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं कि जो रास्ते का जो होगा उसका जो एरिया होगा वो मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है रास्ते की वो x मीटर है, तो 2x L प्लस बी माइनस 2x, इससे करेंगे हम तो डायरेक्ट हमारा आउटर एरिया निकल जाएगा। अगर हम पाथ को जो हमारा जो रेक्टेंगुलर पाथ है उसके अंदर बना रहे हैं, इन साइड में बना रहे हैं कोई पाथ, तो उस केस में जो एरिया होता है वो 2x L प्लस बी माइनस 2x हो जाता है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत दिया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आउटसाइड एरिया पाथ में x प्लस बी प्लस 2x होगा, और यहाँ पे जो होता है हमारा इनसाइड पाथ में जो हो जाता है वो 2x L प्लस बी माइनस 2x हो जाता है। अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, जिसमें दो भुजें जो होती हैं वो समांतर होती हैं, इसको समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। इसका जो एरिया होता है वो हमारा L इंटू एच होता है। L जो है इसकी लेंथ है, H जो है उस पर परपेंडिकुलर है। और पेरीमीटर की बात करें तो ट्वाइस L प्लस ट्वाइस बी, यानी कि ट्वाइस L प्लस बी। अब ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती हैं और जो बाकी दो साइड होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसको समलंब चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसकी जो एरिया होती है वो हाइट, वो दोनों जो पैरेलल साइड हैं उनका सम होता है और मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2, यानी h/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये जो होता है इसका एरिया होता है। अब पेरीमीटर की बात करें तो a प्लस बी, अगर ये साइड हमारी c है और ये साइड d है तो हमारा चारों का सम कर देंगे तो हमारा जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा। अब 3D फिगर की बात करते हैं। 3D फिगर में हमारा आता है क्यूब। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का ही एक फॉर्म होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड जो होती है वो बराबर होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब हो जाता है। और टोटल या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² हो जाता है। और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो चार वॉल हैं उनकी जो सरफेस एरिया उनकी बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया 4a² हो जाता है। और इसका जो डायगोनल होता है वो a√3 हो जाता है। और क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड जो होता है जिसको हम घनाभ बोलते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है वो L, इसके लेंथ विड्थ और हाइट जो होते हैं बराबर नहीं होते, चेंज होते हैं, तो इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे LBH जो है वो लेंथ विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और लेटरल सरफेस एरिया की बात करें या फिर जो चारों दीवार है उसके क्षेत्रफल की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 2H ब्रैकेट में L प्लस B होता है। तीसरा फिगर है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के बाद क्या होता है, सिलेंडर में हाइट होती है और सिलेंडर का जो नीचे का सरफेस होता है वो गोलाकार होता है, जिसकी रेडियस r होती है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो πr² हो जाता है। और कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू h होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा कर्व सरफेस एरिया और जो बॉटम और टॉप के जो दो सर्कल हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा 2πr प्लस r प्लस h, क्योंकि जो ये हमारा जो पोर्शन है नीचे सर्कल होता है तो एक सर्कल यहाँ हो जाता है πr², एक सर्कल ऊपर बन जाता है,
तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच तो पहले से ही होता है, तो 2 पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है आर प्लस एच, यानी टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है वो हमारा होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब कोण की बात करते हैं, तो कोण का जो वॉल्यूम निकालते हैं, कोण में दो प्रकार की हाइट होती है, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड वाली हाइट होती है जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी बात करें, कर्व्स वॉल्यूम जो होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और जो एल यूज कर रहे हैं हम वो स्लैंट हाइट का यूज कर रहे हैं, और एल की वैल्यू हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट इससे करके हम लोग निकालते हैं। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर प्लस ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाता है। नेक्स्ट फिगर है हमारा स्फेयर जो होता है गोला जिसको बोलते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। सॉरी, वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम में हमारी 3 साइडेड इंक्लूड होती है, तो जो आर की वैल्यू हो जाती है आर क्यूब हो जाता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर में जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, जो स्फेयर है उसका आधा हो जाता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया हम इसकी बात करते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया प्लस जो हमारा जो बेस का जो एरिया है, एक यहाँ पे भी एक सर्कल बन जाता है, इस वजह से 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है। इस वजह से हेमिस्फेयर का जब भी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो हम क्या करते हैं 3 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब राइट प्रिज्म की बात करें तो जब भी प्रिज्म पूछता है तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। और लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया की जब भी बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस। ये जो होते हैं, ये राइट प्रिज्म जो है वो जो हमारा सिलेंडर है वो राइट प्रिज्म का एग्जाम्पल है। अब पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस, ये दोनों निकालते हैं। और जो पिरामिड का एग्जांपल है, जैसे 1/3 हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, 1/3 जो है हमारे स्फेयर और कोन के फार्मूले में यूज होते हैं। तो ये जो पिरामिड के एग्जाम्पल हैं, पिरामिड के एग्जाम्पल हमारे स्फेयर होते हैं और कोन होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो यहाँ पे हमारा जितना भी फार्मूला था हम लोगों ने रिवीजन कर दिया। थैंक यू।